शाम के 7 बजते ही एजेंडा इंडिया का लेकर मैं प्रीति दहिया आपके सामने हाजिर हूं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। आज तारीख है 25 जुलाई और क्या आपको पता है कि इस देश में 10 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में प्रोटोकॉल बेहद अहम हिस्सा होता है। इस प्रोटोकॉल में हर बात का बेहद बारीकी से पालन किया जाता है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जो प्रोटोकॉल आज आपने देखा, आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। बहुत काम की जानकारी है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर। ये है दुनिया में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का सबसे भव्य नजारा। करीने से सजे राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड और कदम ताल कर रहे ये घोड़े, सब कुछ मंत्र मुग्ध करता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक संगीत की धुन की तरह है, जिसमें सब कुछ तय है, जिसे आम भाषा में प्रोटोकॉल कहते हैं। और आज हम आपको ये पूरा प्रोटोकॉल दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत इस प्रोटोकॉल की इस खूबसूरत तस्वीर से करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति एक साथ राष्ट्रपति भवन में आते हैं और फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। जी हाँ, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद अब राष्ट्रपति भवन छोड़ रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने नए घर में जा रही हैं। जो अंगरक्षक कुछ घंटों पहले कोविंद के साथ थे, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। लेकिन ये आज के शपथ ग्रहण समारोह का आखिरी दृश्य है। लेकिन शुरुआत आज के शपथ ग्रहण समारोह से करते हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत तब होती है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचते उस समय रामनाथ कोविंद उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू एक साथ राष्ट्रपति भवन से पूरे लाव लश्कर के साथ बाहर निकलते हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी जनाब, राष्ट्र सल्यूट, रामनाथ कोविंद को सलामी दी जाती है और ये राष्ट्रपति भवन में बतौर राष्ट्रपति कोविंद को आखिरी सलामी होती है। द्रौपदी मुर्मू बगल में खड़ी होती हैं। इसके बाद दोनों एक साथ एक ही कार में संसद भवन के लिए निकलते हैं। संसद भवन पहुंचने के बाद रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति के साथ सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं, जहां दोनों अगल बगल में बैठते हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि चीफ जस्टिस द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाते हैं और फिर देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। अब कुर्सी बदल जाती है। सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रहा होता है। द्रौपदी मुर्मू बतौर राष्ट्रपति उस कुर्सी पर बैठती हैं जिस पर राष्ट्र चिन्ह लगा है।
फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हस्ताक्षर करती है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू सांसदों को संबोधित करती है, सांसदों से मिलती है, फिर चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ द्रौपदी मुर्मू संसद से बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल है। अब संसद के गेट पर बाहर निकलने से पहले द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी जाती है और ये बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके अंगरक्षकों की पहली सलामी होती है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद फिर से राष्ट्रपति भवन आते हैं और एक बार फिर से सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय सल्यूट, लेकिन इस बार सलामी द्रौपदी मुर्मू को दी जाती है और बगल में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद होते हैं। सलामी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्रपति भवन के भीतर आते हैं और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आखिर में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद दूसरे रास्ते पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के भीतर चली जाती है। जो अंगरक्षक कुछ घंटे पहले कोविंद के साथ थे, अब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। इस तरह से आज का शपथ ग्रहण समारोह पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। सादा और शाकाहारी खाना पसंद करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के एक छोटे से गांव रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं। अब उनका आशियाना आलीशान राष्ट्रपति भवन है, लेकिन उनका परिवार आज भी पैतृक गांव में रहता है। वो आज भी जड़ों से जुड़ी हुई है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। उनका बचपन भले ही एक साधारण परिवार में बीता हो, लेकिन अब उनका ठिकाना 340 कमरों वाला आलीशान राष्ट्रपति भवन है। विनम्र और सरल स्वभाव की द्रौपदी मुर्मू अपने घर का काम खुद ही करती हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन में उनकी मदद के लिए अधिकारियों और स्टाफ की लंबी चौड़ी फौज तैनात है। राष्ट्रपति भवन का किचन भव्य और विशाल है, जिसमें देशी विदेशी व्यंजन बनाने के लिए तमाम शेफ मौजूद हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का बचपन जहां बीता, वहां का किचन सादगी की एक मिसाल है। जहां मैं मौजूद हूं, ये उनका वो घर है जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी। यानी कि बचपन से हम कहें तो पढ़ाई लिखाई और यहीं पर खाना बनाया जाता था। ये किचन है। आपको बताएं कि ये मिट्टी का घर अब भी मौजूद है और जब दीदी आती हैं यहाँ पर तो खाना यही बनता है। कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, जैसे कि मिट्टी का जो चूल्हा था अब गैस यहाँ पर आ गया है, लेकिन कोशिश की गई है कि इस पुराने घर को सहेज कर रखा जाए। सादगी पसंद द्रौपदी मुर्मू की खाने की पसंद भी उनके स्वभाव जैसी ही है। द्रौपदी मुर्मू के करीबियों के मुताबिक वो शुद्ध, सादा और शाकाहारी भोजन करती हैं। वो खाने में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करती। उन्हें खाने में साग, पीठा और उड़िया भोजन पसंद है। द्रौपदी मुर्मू को पखाल और सजना का साग पसंद है। आप और हम अक्सर मुश्किलों से डरने लगते हैं। मुश्किल आते ही हमें लगता है कि अब आगे क्या होगा। ऐसे में आपको आज का शपथ ग्रहण समारोह ध्यान से देखना चाहिए। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का था, लेकिन संदेश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है।
भविष्य बदलते हुए हिंदुस्तान का है। आजादी के 75वें साल के उत्सव में लोकतंत्र की मशाल न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। ये दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की जयकार है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा। ये बदलते हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये नारी सशक्तिकरण की सर्वोच्च मुनादी है। ये एक आदिवासी उत्थान की अमृत गाथा है। मैं जनजातीय समाज से और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये हिंदुस्तान की स्वर्णिम तारीख है। राष्ट्रपति अग्रसेन, सलामी नगाम, राष्ट्रीय सल्यूट, मध्य प्रदेश। ये दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ। जी हाँ, तारीख 25 जुलाई 2022। जब हिंदुस्तान आजादी के 75वें साल का उत्सव मना रहा है, उस हिंदुस्तान में इतिहास बना। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली, जिनकी जिंदगी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, जिनका संघर्ष हर किसी को ऊर्जा और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आज द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो मानो ऐसा लग रहा था कि वक्त थम सा गया है। ऐतिहासिक संसद का सेंट्रल हॉल तालियों से गूंज रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद पर गर्व कर रहा है। शपथ ग्रहण पूरा हुआ, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसदों को संबोधित किया। संबोधन ऐसा कि हर कोई ताली बजा रहा था। संबोधन ऐसा जिसमें संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी है। संबोधन ऐसा जिसमें ऐसी उम्मीद है जो अंधेरे में जिंदा रहती है और फिर पूरी दुनिया को रोशन करती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज एक संवैधानिक मर्यादा को तोड़ दिया। देश के राष्ट्रपति पद से हटते ही उन्होंने रामनाथ कोविंद पर संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या महामहिम किसी देश या दल के होते हैं? क्या संविधान की दुहाई देकर महबूबा अपने सियासी एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं? मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। महबूबा मुफ्ती जो है वो इतनी हद तक नीचे चली जाएंगी या कभी हमने सोचा नहीं था। हेड ऑफ स्टेट की कुर्सी छोड़ते ही रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आ गए। महबूबा ने ट्वीट कर रामनाथ कोविंद पर राष्ट्रपति रहते हुए बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा,
निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को कई बार कुचला गया, चाहे अनुच्छेद 370 की बात हो, नागरिकता कानून हो, अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सुबह 10:15 पर देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। कार्यपालन करूंगी। और इसके ठीक 21 मिनट बाद महबूबा मुफ्ती ने देश के निवर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ ट्विटर पर शब्दबाण छोड़ दिए। महबूबा के इस ट्वीट के बाद अब बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि महबूबा का काम ही जहरीले बयान देना है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम पर दलितों के अपमान का भी आरोप लगा रही है। देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से भारत के संविधान को हमेशा उसका मान सम्मान किया। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा ही विवादास्पद बयान देकर समाज में जहर घोलने का काम किया। उन्होंने देश के उन दलितों को, वंचितों को, गरीबों का अपमान किया है और ये एक तरह से मानसिक रूप से दिवालिया है। उन्होंने कहा था आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 एक खत्म होगा तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, महबूबा मुफ्ती ने कहा था। और आपने देखा जब सरकार ने आर्टिकल 370, 35 हटाया तो जम्मू कश्मीर में एक घटना नहीं, पूरे देश में घटना नहीं हुई। दरअसल महबूबा का गुस्सा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। मैं इस वक्त रायसीना हिल्स पर खड़ी हूं और मेरे ठीक सामने वो ऐतिहासिक और आलीशान इमारत गौरव के साथ खड़ी है जो देश की आन बान और शान है। ये भारतीय लोकतंत्र के गौरव की पहचान है। ये राष्ट्रपति भवन है और अब से यही राष्ट्रपति भवन देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक निवास होगा। राष्ट्रपति भवन, इन दो शब्दों में 110 वर्षों से अधिक की दास्तान दर्ज है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक ये भवन देश के इतिहास के हर मोड़ का साक्षी रहा है। लॉर्ड इरविन से लेकर रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू तक राष्ट्रपति भवन ने बदलते भारत की हर तस्वीर दिखी है। राष्ट्रपति भवन भारत की जनतांत्रिक सत्ता का प्रतीक है। ये देश के प्रथम नागरिक का आवास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक यहाँ रहने वाले राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन में थोड़े बहुत बदलाव होते रहे। राष्ट्रपति भवन की कहानी शुरू होती है 1912 में, जब वास्तुशिल्पी सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इस बेमिसाल इमारत की रूपरेखा तैयार की। लुटियंस ने एच शेप के विशाल और भव्य भवन की परिकल्पना की। इसका जो वास्तु है वो एच शेप का है।
एच शेप जो होती है उसमें एक रेक्टेंगुलर एक शेप आती है, और जब भी कोई बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग खासतौर से रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, तो वहां पर बहुत सारा वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय इसका निर्माण आरंभ हुआ। हार्डिंग चाहते थे कि 4 साल में वायसराय हाउस तैयार हो जाए, लेकिन इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस कल्पना को साकार होने में 17 वर्ष लग गए। वास्तुशिल्प के इस नायाब नमूने को तैयार करने में करीब 23,000 कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों ने अथक परिश्रम किया। राष्ट्रपति भवन के मुख्य इंजीनियर हग किलिंग थे। 1929 में ये विशाल और आलीशान कैंपस तैयार हुआ। उस समय इसे वायसराय हाउस या गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। वायसराय हाउस के वास्तुशिल्पी एडवर्ड लुटियन ने इसका आकार मुख्य रूप से यूरोपियन डिजाइन पर तैयार किया, लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति और कला का समावेश भी किया गया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता और सुंदरता को देखकर पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमण ने कहा था, प्रकृति और मनुष्य, चट्टान और वास्तुकला को जितने शानदार ढंग से राष्ट्रपति भवन की उत्कृष्ट बनावट में सम्मिश्रित किया गया है, उतना शायद कहीं और नहीं किया गया। तिरानवे साल पहले तैयार राष्ट्रपति भवन की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एरिया के नजरिए से ये दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा निवास है। इसके साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आवास स्थल होने का रिकॉर्ड भी राष्ट्रपति भवन के नाम दर्ज है। पहले नंबर पर इटली का क्यूरिनल पैलेस है। इस 4 मंजिला भवन में 340 कमरे हैं। इसका परिसर 330 एकड़ में फैला है, जिसमें 5 एकड़ क्षेत्र कवर्ड है, यानी उस पर निर्माण किया गया। इसका फ्लोर एरिया 2 लाख वर्ग फीट है। राष्ट्रपति भवन के सभी गलियारों में अगर आप एक बार घूम जाएं, तो 2.5 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी। यहाँ के बगीचों का एरिया करीब 190 एकड़ का है। राष्ट्रपति भवन के परिसर में 37 फव्वारे लगे हैं। राष्ट्रपति भवन के साथ ही यहाँ के स्टाफ के आवास भी बनाए गए हैं। इसके अलावा अस्तबल और अन्य सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में करीब 245 अधिकारी और कर्मचारी हैं। ब्रिटिश सत्ता ने अपने हिसाब से उसको निर्मित किया था कि वो उनकी सत्ता का उद्घोष करता हुआ दिखाई देगा। यद्यपि बाद में हमको केवल 16 साल या 17 साल उसमें ब्रिटिशर्स रह सके, वो भारत को मिल गया, तो इस रूप में बहुत विशाल है। राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन 1931 में किया गया। लॉर्ड इरविन पहले वायसराय थे जो यहाँ रहने आए थे। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि खुद महात्मा गांधी भी वाइसरॉय हाउस आए थे। 1931 में फरवरी में लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को यहाँ बातचीत के लिए बुलाया था। उससे ठीक पहले नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च की वजह से महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। तो जब महात्मा गांधी वाइसरॉय से मिलने पहुंचे तो वो अपने साथ नमक लेकर आए थे। ये अंग्रेजों की नमक कर नीति के खिलाफ विरोध का गांधीवादी तरीका था। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का निवास यही था। केंद्रीय गुंबद राष्ट्रपति भवन की पहचान है। इसका आकार सांची के स्तूप से प्रेरित माना जाता है। केंद्रीय गुंबद को आप राष्ट्रपति भवन का मुकुट कह सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय गुंबद के नीचे दिलाई थी। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 21 जून 1948 को राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय गुंबद तले शपथ ली थी। राजगोपालाचारी ने राष्ट्रपति भवन में वो परंपरा कायम की जो आज तक चली आ रही है। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी सादगी पसंद थे।
जब उन्हें रहने के लिए वाइसरॉय का कमरा दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये बहुत विशाल, राजसी और विलासितापूर्ण कमरा है। वो राष्ट्रपति भवन के छोटे कमरों में शिफ्ट हो गए और उनके बाद भी जितने भी राष्ट्रपति आए उन्होंने भी राजगोपालाचारी जी के ही आदर्शों का पालन किया। जो रहने का विंग था राष्ट्रपति का, वायसराय का रदर, तब वो लगता है उनको कि बहुत आडंबरपूर्ण है और भारत के मन से मैच नहीं करता, मन के साथ तालमेल नहीं बिठाता। इसलिए वो उस विंग को छोड़कर वो अतिथि विंग में जाकर रहना पसंद करते हैं। और बाद के सभी राष्ट्रपति उनके इस भाव का सम्मान करते हुए, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं और अब तक ये परंपरा चली आ रही है कि उसका मूल जिसमें वायसराय रहा करता था उसमें राष्ट्रपति नहीं रहा करते, वो अतिथि कक्ष में, अतिथि भवन जो है उसमें रहा करते हैं। राष्ट्रपति भवन को 3 सर्किटों में बांटा जा सकता है। पहले सर्किट में मुख्य भवन और केंद्रीय लॉन है। राष्ट्रपति भवन के मुख्य कक्ष जैसे अशोक हॉल, दरबार हॉल, बैंक्वेट हॉल इसमें शामिल किए जा सकते हैं। दूसरे सर्किट में राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय है, जबकि तीसरे सर्किट में राष्ट्रपति भवन के मशहूर बगीचे शामिल हैं, जैसे मुगल गार्डन, हर्बल गार्डन और म्यूजिकल गार्डन। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उस इलाके के बारे में बताते हैं जिस धरती पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित है। इसी क्षेत्र में संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, इंडिया गेट और सचिवालय भी हैं। इसे हिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 873 वर्ग फीट की ऊंचाई पर है। रायसीना हिल्स के नाम की कहानी भी दिलचस्प है। 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। अंग्रेज अपने वाइसरॉय के लिए एक ऐसी आलीशान इमारत बनवाना चाहते थे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। अंग्रेजों के वाइसरॉय का हाउस उनकी शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि भारतीयों पर अंग्रेजों का शासन एक महल से होना चाहिए, किसी साधारण मकान से नहीं। इसके लिए रायसीना हिल्स के इलाके को सबसे बेहतर जगह के तौर पर चुना गया। उन दिनों यहाँ रायसीना और मालचा गांव बसे थे, जहां करीब 300 परिवार रहते थे। इस इलाके की 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अंग्रेजी हुकूमत ने कर लिया। राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए गांवों को यहां से हटा दिया गया। इसके बाद यहां राष्ट्रपति भवन और संसद भवन समेत कई अहम इमारतें बनाई गईं। राष्ट्रपति भवन के निर्माण में करीब 70 करोड़ ईंटों का इस्तेमाल हुआ। 30 लाख घनफुट पत्थरों से ये भव्य इमारत बनी है। इसके निर्माण में स्टील का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। इसके निर्माण पर करीब 100 साल पहले 1 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्च आया था। राष्ट्रपति भवन वास्तुशिल्प के सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। इनके खंभों पर घंटियों की आकृतियां बनाई गई हैं। अंग्रेजों का मानना था कि अगर घंटियां स्थिर रही तो उनकी सत्ता लंबे समय तक चलेगी, इसीलिए बड़ी संख्या में घंटियों की आकृतियां बनवाई गई। लेकिन राष्ट्रपति भवन बनने के साथ ही अंग्रेजी सत्ता के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राष्ट्रपति भवन के मार्बल हॉल में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज प्रथम और महारानी मेरी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ के संग्रहालय में 640 किलोग्राम की चांदी की कुर्सी भी मौजूद है, जिस पर किंग जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान बैठे थे। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अपनी भव्यता के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ 2 टन से अधिक वजन का झाड़ फानूस सजा हुआ है। अंग्रेजों के शासनकाल में दरबार हॉल को सिंहासन कक्ष कहा जाता था। यहाँ 2 आलीशान सिंहासन लगाए जाते थे, एक वाइसरॉय के लिए, एक उनकी पत्नी के लिए। लेकिन राष्ट्रपति भवन बनने के बाद यहाँ सिर्फ एक कुर्सी लगाई जाती है। राष्ट्रपति भवन का बैंक्वेट हॉल भी बेमिसाल है। इसमें शानदार नक्काशी की गई है। बैंक्वेट हॉल में 104 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहां सभी पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें लगी हैं। बैंक्वेट हॉल में संगीतकारों के लिए एक विशेष गैलरी भी है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन का एक मुख्य आकर्षण है। 15 एकड़ में फैला मुगल गार्डन आयताकार है। कहा जाता है कि मुगल गार्डन की परिकल्पना लेडी हार्डिंग ने की थी। इसे बनाते समय जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन ताजमहल के नजदीक के बगीचों की बनावट को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पौधे लगाने का काम 1928 में शुरू किया गया था। मुगल गार्डन के बीच में
ट्यूलिप के फूलों से सजा बहुत सुंदर तालाब है। राष्ट्रपति भवन का किचन भी भव्य और विशाल है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए बहुत से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आते हैं, इसलिए राष्ट्रपति भवन के रसोई घर में देशी विदेशी व्यंजन बनाने के लिए तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन का जिक्र प्रेसिडेंट की बग्गी के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की शानदार बग्गी का फैसला एक टॉस के जरिए हुआ था? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। राष्ट्रपति की बग्गी पर सोने की परत चढ़ी है। ये घोड़े से खींची जाने वाली छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत बग्गी है। इसे मूल रूप से ब्रिटिश वायसराय के लिए बनाया गया था। 1947 में आजादी के साथ ही देश का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम चीजों का बंटवारा हो रहा था। बग्गी एक थी और दावेदार दो, यानी भारत और पाकिस्तान। अब सवाल था कि फैसला कैसे होगा। तय हुआ कि टॉस किया जाएगा। भारत की तरफ से राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच टॉस हुआ। जीत भारत की हुई। इस तरह ये बग्गी भारत को मिल गई।